जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर बेसिकली एनआरआई अकाउंट्स को लेके बात करेंगे, ठीक है। और एनआरआई अकाउंट्स को जब लेके हम बात कर रहे हैं तो इसमें मैं बार बार आपको बता दूं कि ये केवल फॉरेक्स अकाउंट नहीं, इसमें जो एनआरआई या फॉरेन करेंसी कंट्री से कोई लोग इंडिया आते हैं तो वो लोग भी इस अकाउंट को, इनमें से कुछ अकाउंटों को यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कभी भी इस तरह के अकाउंटों की बात आती है तो हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसको। दो कैटेगरी मीन्स कि वो आरआई है या एनआरआई है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वो होम करेंसी में अकाउंट खोलेगा, यानी होम करेंसी रुपीस, या वो फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में से एनी ऑफ द फॉरेन करेंसीज मीन्स आपका डॉलर हो गया, आपका यूरो हो गया, आपका स्टर्लिंग पॉन्ड हो गया, आपका जापानीज येन हो गया और रुपीज हो गया, ठीक है। तो अभी तक वर्ल्ड में जो सिंबलाइज्ड करेंसी हैं, सिंबलाइज मीन्स जिनको सिंबल से आइडेंटिफाई किया जाता है, सिंबलाइज करेंसी केवल 5 है। अच्छा, इसमें कोई मेरे को एक आंसर देगा? अभी कुछ दिन पहले मैं किसी और करेंसी के बारे में भी सुन रहा था, क्या ऐसा सच है या गलत है? कौन सा? क्रिप्टो करेंसी? नहीं, क्रिप्टो नहीं, मतलब किसी कंट्री की करेंसी को कोई सिंबल इशू हुआ है क्या? नहीं सुन रहे थे, ऐसे ही कुछ उड़ता उड़ता सा था। चलिए, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं, अगर होगी तो हम बात करेंगे आगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा ये क्लियर हो गया है कि हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी अकाउंटों की बात करेंगे उसमें से सर ये सिंबल प्लीज रिपीट करिए ना। सिंबलाइज करेंसी का मतलब है कि करेंसी के सिंबल वर्ड अप्रूव्ड हैं। जैसे डॉलर को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यूरो को इससे करते हैं, पौंड को इससे करते हैं, और येन को इससे करते हैं, और रुपीस को इससे करते हैं। तो ये सिंपलाइज करेंसीज है, ठीक है। और अगर और करेंसी की बात करूं, जैसे हम लोग AUD लिखते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, CAD लिखते हैं, कनाडियन डॉलर, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ करेंसी के ऐसे नेम तो हैं, लेकिन सिंबल केवल 5 करेंसीज के हैं। जो सिंबल है वो केवल 5 करेंसीज के हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट हमने निकाले यहाँ पर। एक तो निकाला कि वो जो बंदा है उसका स्टेटस क्या है। उस बंदे का स्टेटस या तो रेजिडेंट इंडियन है या नॉन रेजिडेंट इंडियन है। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन की जब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, तो इसके साथ साथ हमारे PIO भी आ जाते हैं। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मीन्स कभी भी फॉर लाइफ में उसका कोई लिंक इंडिया से रहा हो, उसके फादर, उसके फोर फादर, या उसकी फैमिली का पुराना कोई भी बंदा कभी भी इंडियन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मीन्स वो इंडिया से ओरिजिनेट हुए, ठीक है। तो PIO हो गया। और इसके साथ अगर हम बात करें तो प्योरली फॉरेनर, प्योरली फॉरेनर, फॉरेन कंपनी, इनको भी इस टॉपिक में हम लोग कहीं ना कहीं प्लेस देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि NRI कौन होता है। देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, इसकी 2 तरह की डेफिनेशन होती है, और कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताता हूँ अभी आपको, कि मोर देन 182 days not living in India in a calendar year, कैलेंडर ईयर। अगर कोई कैलेंडर ईयर में मोर देन 182 डेज नॉट लिविंग, तो जब भी ऐसा नॉट वर्ड आपकी डेफिनेशन में आ जाए तो इस तरह की डेफिनेशन को बोला जाता है नेगेटिव डेफिनेशन। क्या बोला जाता है इस तरह की डेफिनेशन को? नेगेटिव डेफिनेशन।
तो ये नेगेटिव डेफिनेशन में आता है नॉट लिविंग। और मोर देन 182 डेज का मतलब ये है कि वो मोर देन हाफ ईयर, क्योंकि नॉर्मली इन अ ईयर 365 डेज होते हैं। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो 360 डेज होते हैं, और उनके हाफ की बात करें तो वो 183 आता है। तो 183 यानी कि मोर देन 182 डेज का मतलब 183, एटलीस्ट 183, 183 या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में नहीं रह रहा है, इसका मतलब हाफ ऑफ द पीरियड वो कहीं और रह रहा है। इसको हम फॉरेन नहीं बोले, कहीं और रह रहा है। हो सकता है स्पेस पे गया हो, ठीक, हो सकता है किसी पनडुब्बी में रह रहा हो 9 महीने से कहीं, ठीक है। तो ये जो हम बात बता रहे हैं आपको, ये एक कॉमन डेफिनेशन है ये पहचानने की कि कोई भी इंडियन एनआरआई है या नहीं है। और ये ध्यान रखना कि एनआरआई की डेफिनेशन में एनआरआई, ये जो आई है, आई स्टैंड फॉर इंडियन, यानी पहली कंडीशन तो है बाय सिटीजनशिप वो इंडियन होना चाहिए, बाय सिटीजनशिप वो इंडियन होना चाहिए, और एक कैलेंडर ईयर में वो अगर बाहर रह रहा है तो उसको हम एनआरआई का स्टेटस देते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो लोग अपने पास वर्क वीजा रखते हैं, वर्क वीजा, अगर वर्किंग वीजा है किसी के पास, कोई कॉन्ट्रैक्ट है वर्किंग का कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरेन में होना है, तो उनको भी एनआरआई की फैसिलिटीज मिलने लग जाती हैं। मींस एनआरई अकाउंट खोलने की फैसिलिटी उनको वीजा बेस पे ही मिल जाती है, क्योंकि वीजा का मतलब है वो काम करने जा रहा है, और उसमें वीजा में वो ड्यूरेशन मेंशन होता है कि वो वीजा कितने दिनों के लिए उसको दिया गया है, ठीक है। और यही रीजन है कि आप देखते हैं कि जितने भी आपके ये मर्चेंट नेवी वाले लोग होते हैं, तो मर्चेंट नेवी में आपने देखा होगा उनका जो जॉब वीजा होता है, जो जॉब में जाते हैं वो, तो वो छुट्टी कितने दिनों बाद आते हैं, कोई बता सकता है इसका आंसर? 9 months. मतलब मोर देन 6 मंथ, Yes. मोर देन 6 मंथ होता है। मोर देन 6 मंथ के बाद वो घर आते हैं। उसका रीजन ये है उनको एनआरआई के बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आपने अगर कुछ लोग जानते होंगे जो सऊदी वगैरह में जॉब करते हैं, सऊदी अरब में जो जॉब करते हैं, वो 28 डेज तो यहाँ रहते हैं और 28 डेज सऊदी में रहते हैं। ऐसा सुना किसी ने, देखा किसी ने, किसी रिश्तेदार, जानने वाला? Yes, sir. जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है मोस्टली वो लोग ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं, 28 दिन इंडिया में रहते हैं, 28 दिन सऊदी में रहते हैं। लेकिन जो लेबर क्लास होती है वो मोस्टली क्या है, वो 1 ईयर में के मतलब 10-11 मंथ वहां रहती है, केवल 1 महीने के लिए घर आते हैं वो लोग, केवल 1 महीने के लिए घर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लॉजिक जितने बने हुए हैं उसका रीजन यही है कि उनको एनआरआई का स्टेटस मिल जाए, और एनआरआई का स्टेटस मिलने से उनको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि एनआरआई में कौन से कॉमन बेनिफिट हैं। कोई अगर एनआरआई का स्टेटस ले रखा है तो उसको क्यों, उसको मतलब क्या बेनिफिट है, वो क्यों लेता है एनआरआई का स्टेटस? सर गुड मॉर्निंग सर। सर ये सऊदी का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं है, 28 डेज का क्या है? सऊदी का कॉन्सेप्ट ये है कि सऊदी में जब जॉब करने जाते हैं तो क्योंकि वो वहाँ की फ्लाइट सस्ती हैं और सऊदी इंडिया से बहुत दूर नहीं है। अगर हम अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें वो काफी दूर है, तो सऊदी की जो फ्लाइट्स होती हैं वो सस्ती होती हैं, डिस्टेंस कम है। तो जो एग्जीक्यूटिव क्लास वाले लोग हैं वो लोग इस तरह का जॉब कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं कि वहां पे 28 डेज वहां रहते हैं, 28 डेज इंडिया में रहते हैं, जिससे 1 महीने में आकर के, क्योंकि वो किराया अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लेबर क्लास होता है वो मोस्टली वहां पे 1-8 महीने के लिए इंडिया आता है। और पर ये सर जो इसका फायदा क्या है? हाँ, ये मेरे को इसका कहने का फायदा क्या मतलब ये होता था कि 28 डेज का मतलब ये है कि 1 मंथ में यहाँ रहे, 1 मंथ यहाँ वहां गए, फिर वो चलता रहता है। मीन्स पूरे 1 ईयर में वो मोर देन 182 डेज कहाँ रहते हैं? सऊदी में रहते हैं। सऊदी में रहते हैं। हाँ, तो मैं एक बात भूल गया था, अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मेरे को याद आ गया कि अगर आपको एनआरआई स्टेटस चाहिए तो उसमें कंटिन्यूअस रहना जरूरी नहीं है। कैलेंडर ईयर में।
हाँ, एक कैलेंडर ईयर में आप पीसेस को ऐड करके भी कर सकते हैं वो काम। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम थोड़ा हाई स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो अमिताभ बच्चन साहब, एक न्यूज आई थी कि इस ईयर में अमिताभ बच्चन एनआरआई हो गए। क्यों हुए होंगे वो एनआरआई? शूटिंग के लिए 182 से कुछ देश से ज्यादा वहाँ बाहर रहे शूटिंग वगैरह होंगे। गए होंगे, 2-3 फिल्में कर ली होगी, कभी 2 महीने रहे, कभी 3 महीने रहे, तो वहाँ उस ईयर में उनकी जो इनकम थी उसमें उन्होंने एनआरआई के बेनिफिट लिए। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यही था कि एनआरआई के लिए, एनआरआई जो होते हैं उनको बेनिफिट क्या होते हैं? एनआरआई क्यों, कोई एनआरआई क्यों बनना चाहता है? सर उनका इनकम अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया तो उनको तो टैक्स बेनिफिट मिलता है। एक तो बोला टैक्स बेनिफिट, और बोलिए। सर फॉरेन एक्सचेंज आता है उनके थ्रू गवर्नमेंट एक के लिए। है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मनी। एक्सचेंज, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, ऐसा बोल देते हैं इसको। ठीक है, और बोलिए। सर इसमें उन लोगों को टैक्स बेनिफिट तो मिलता होगा, लेकिन सर उसको तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है सर। मान लीजिए कोई अमेरिका में रह रहा है तो उसको तो वहाँ पे ट्रीटी है उन लोगों के साथ, इन लोगों का इंडिया के साथ अमेरिका का, तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, यहाँ पे टैक्स नहीं देना होता है। और बोलिए। टैक्स फ्री तो नहीं है सर इनकम। चलो अभी पॉइंट करिए, मैं एक एक बात को क्लियर करूंगा। और कोई पॉइंट आपको लग रहा? एक होता है एम्प्लॉयमेंट। आपको इंडिया में उनको एम्प्लॉयमेंट देने का नहीं है, तो वो लोग बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, तो आपका एक प्रॉब्लम दूर होता है। ठीक है। ट्रेड, ठीक, करंट अकाउंट। ट्रेड में हेल्प मिलता है इन लोगों से, क्योंकि जब ये लोग जाते हैं तो वहां से जो इनके लिए वहां के ट्रेडर्स कुछ ना कुछ कांटेक्ट बनाते हैं, कुछ अपना ट्रेड में हेल्प करते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है? क्योंकि वो लोग जब वहां से कुछ सीख के आते हैं तो वही चीज इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है। ठीक है। तो अब एक बात करते हैं, सबसे बड़ी पहला बेनिफिट जो है वो है टैक्स बेनिफिट का। टैक्स बेनिफिट का क्या है? जैसा कि हमने बताया कि टैक्स बेनिफिट कैसे होता है। देखो, अगर अमेरिका में किसी को $5,000 पर वीक सैलरी मिलता है, वहां पे सैलरी आपको पता होना चाहिए, पर वीक मिलता है। ठीक है। तो अगर $5,000 पर वीक उसको मिल रहा है, वहां की गवर्नमेंट तो टैक्स डेफिनेटली काटेगी। आप पता लगा उसको टैक्स काटने के बाद कितना मिला? $4,000। और $4,000 जब वो इंडिया में आया, तो इंडिया में आएगा तो इंडिया में टैक्स नहीं कटेगा। अगर इंडिया में भी आप टैक्स काट लेंगे तो उसे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? डबल टैक्स लग जाएगा। कभी भी ठीक है। डबल टैक्स पेमेंट नहीं किया जाता सर। हाँ, तो डबल टैक्स लग जाएगा। एक तो उसे अमेरिका में लग गया और एक उसे इंडिया में लग गया। तो वो कहेगा इतना टैक्स देने से अच्छा तो है इंडिया में एक परचूनी की दुकान खोल लो, टैक्स तो नहीं लगेगा, घर से बाहर नहीं रहूंगा। ठीक है। तो इसीलिए हमारे कंट्री ने कुछ कंट्रियों के साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ है जिसको बोलते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मीन्स हमारा बंदा अगर वहां जॉब करेगा तो उस कंट्री की इनकम इंडिया आएगी, तो हम उसको क्या करेंगे? टैक्स नहीं काटेंगे। और जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे कंट्री के साथ नहीं है, कुछ कंट्री के साथ है ये, और मोस्टली उन कंट्री के साथ है जहां की करेंसी हमसे क्या है? मजबूत है। ठीक है। या हमारे जिनसे रिलेशन अच्छे हैं। हम नहीं चाहते कि वहां हमारा बंदा जाए, तो हम उसके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करते। ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। और फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि वो लोग वहां जाके एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और ट्रेड में हेल्प मिलती है और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है। तो ये हमारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं, इतने बेसिक चीजें जानने के बाद हम कोर उस पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारा ये टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू तो हमारा हो चुका था, लेकिन अब वो बात करते हैं जो बहुत जरूरी बातें हैं।
सर अगर एक साल एनआरआई हो गया तो वो नेक्स्ट ईयर भी एनआरआई रहेगा ना? अगर एक साल उसको एनआरआई के बेनिफिट मिल गया तो नेक्स्ट ईयर हाँ भी एनआरआई रहेगा, या उसको फिर दोबारा 182 एनआरआई डेज? रहेगा, लेकिन अगर वो बीच में ब्रेक कर देता है नेक्स्ट ईयर में, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मींस उसका स्टेटस कंटिन्यू तो रहेगा, लेकिन अगर उसने नेक्स्ट ईयर हाफ टाइम पर वो रिटर्न हो जाता है, तो जो नेक्स्ट ईयर की रिटर्न भरेगा वो, उस समय उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट उसका स्टेटस एनआरआई का ही रहेगा फॉर द लाइफ टाइम? नहीं 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 नहीं, एनआरआई का स्टेटस हर ईयर की एंडिंग में डिसाइड होता है। वो ऐसा कह देगा मैं एनआरआई रिटर्न हूं, ओके ओके, बस मतलब उस ईयर एवरी ईयर एनआरआई उसको है। 182 डेज रहना ही पड़ेगा हाँ टू गेट एनआरआई स्टेटस एनआरआई एंड स्टेटस, टू हाँ गेट अ टैक्स बेनिफिट। हाँ टैक्स बेनिफिट जो भी मतलब बेनिफिट है उसे लेने के लिए, जो एनआरआई को मिलते हैं उसे उस पर्टिकुलर ईयर में वहां पर, 31 दिसंबर तक, राइट? हाँ 1 जनवरी से लेके 31 31 दिसंबर, जनवरी तक। दिसंबर तक सर, ठीक है सर। ठीक, हाँ दिसंबर तक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इस जो इसमें जितने भी अकाउंट कवर करेंगे, तो देखिए अकाउंट कौन से कवर करेंगे। हम अकाउंट करेंगे कवर एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, आरएफसी। सर वन डाउट सर, हाँ जो टैक्स भरेगा वो तो अप्रैल टू मार्च ये होगा, और ये से कैसे डिसाइड किया जाए? ये तो एनआरए स्टेटस जनवरी टू दिसंबर होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगा फिर वो? नहीं प्रॉब्लम होगा। अगर सपोज कीजिए कोई पर्सन 1 जनवरी से 31 मार्च तक इंडिया में रहता है, सपोज कीजिए, तो क्या आपको फॉरेन से उसका सैलरी आएगा? ना नहीं आएगा। नहीं नहीं। आएगा। तो फॉरेन से जो भी मनी आ रहा है उसके स्टे ऑफ फॉरेन से ही के दौरान तो आएगा। नहीं सपोर्ट दैट सर, 182 डेज ऑनलाइन रहना काम है करता है सर कोई? ऑनलाइन काम करता है, जैसे ऑनलाइन नहीं काम तो के नहीं होगा। एग्जांपल बताता हूँ। यूट्यूबर्स जो होते हैं उनको ये जो इनकम आती है यूट्यूब में, वो फॉरेन करेंसी में आती है, ठीक है। तो अगर वो फॉरेन करेंसी में इंडिया में काम कर रहे हैं तो वो एनआरआई स्टेटस नहीं लेंगे। उनको एनआरआई स्टेटस नहीं मिलेगा अगर वो इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक सर है। कंफर्म है कि उसका फिजिकल एविडेंस कंपलसरी है वहाँ? फिजिकल एविडेंस जो वीजा होता है ना, वीजा, हाँ यस, वही वही। वो वीजा से प्रूफ होता है कि आप बाहर हैं या नहीं है, ठीक है। ठीक। चलो तो आरएफसी, आरएफसी डी, ईईएफसी। सर जब उनका वीजा खत्म हो जाएगा और वो हाँ मतलब बिना वीजा के भी कई लोग रह जाते हैं, जैसे पंजाब हाँ में कई लोग बिना वीजा के भी वहां रहते हैं, तो हाँ, उसको एनआरआई स्टेटस नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बस जो उसके वीजा पे जो स्टैंप लगी हुई है जहाँ जब से लेके जब तक की, सिर्फ हम वही कंसिडर हाँ करेंगे? हाँ, क्योंकि वर्किंग जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो नंबर 1 में होता है, नंबर 2 में तो होता ही नहीं हो। जी सर। ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं मैंने सामने लिख दिए जो आपके सिलेबस में कवर होते हैं, ठीक है। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें से कोई भी एक वर्ड नहीं सुना है? सर इसमें और एक होता है ना सर, एफसीएनआर बी सर, विद इन ब्रैकेट बी होता है एक सर, कुछ होता है सर? वो यही वाला होता है जो सामने लिखा हुआ। इसी अकाउंट को एफसीएनआर। एफसीएनआर ब्रैकेट में बी बोलते हैं, बैंक बोलते ओके हैं, ओके ठीक। सर। ओ अच्छा अच्छा, ओके सर। इनमें से कोई सा भी एक अकाउंट अगर आपने नहीं सुना है तो बोलिए। सर इन जनरल तो दो चार ही सुने हैं सर, बाकी सब तो मतलब बस बुकिश वाला है। एसएनआरआर सर नहीं सुना है। सर लोरो नहीं सुने, एसएनआर, एल ओ वेरी गुड, आर मैं ओ, यही सुनना चाहता था। एल ओ आर ओ सर। यूट्यूब में जितने भी लोग आए हैं सभी का वेलकम है क्लास में। ये अकाउंट बहुत से लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, एसएनआरआर, ठीक है। और एक ओएफसी भी शायद थोड़ा सा कम सा सुना होगा, ठीक। तो हमारे सिलेबस में चाहे वो जेआईबी हो चाहे वो सीआईबी हो, इतने अकाउंट्स हैं
मैंने जेआईबी वालों को ये बोला कि इस क्लास करने से आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। सीआईबी वालों के लिए बोला हुआ है कि इस क्लास के बाद एक क्लास और होगी आपकी जो आपके बुक की लाइन टू लाइन को कवर करेगा, ठीक है, और उसमें केस स्टडी का चांस बनता है। ये जितने भी हमने अकाउंट लिखे हैं तो इन अकाउंटों को पहले मैं कैटेगराइज करता हूं, और कैटेगराइज किस तरह से करता हूं कि कौन से अकाउंट किस पर्पज के लिए खोले जाते हैं। तो अगर मैं पर्पज की बात करूंगा तो हमारे पास पर्पज के 3 पर्पज हैं। एक होता है इंडिविजुअल या डोमेस्टिक पर्पज या इंडिविजुअल पर्पज, और दूसरा होता है फॉर बिजनेस पर्पज, और इंडस्ट्री। तीसरा होता है फॉर बैंक पर्पज। तो जितने भी अकाउंट हैं उनको 3 कैटेगराइज करते हैं हम लोग, और 3 कैटेगराइज में डोमेस्टिक पर्पज की बात करें तो NRO, NRE, FCNR, RFC, RFCD। बिजनेस की बात करें, अगर बिजनेस की बात करें तो हमारा DDA डायमंड डॉलर अकाउंट है, EEFC और OFC, और उसके साथ साथ हमारा SNRR। बैंक की बात करें तो बैंक जो बात अकाउंट जो खोलता है वो क्लियरिंग पर्पज से खोलता है, क्लियरिंग या रेमिटेंस पर्पज के लिए खोलता है, और इसमें हमारे तीनों अकाउंट आते हैं, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो। अपनी आंखों को बहुत ध्यान से इस पिक्चर को अपने आंखों में लगा लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। जब भी आपको छोटा सा कंफ्यूजन होता है तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल पर्पज से जो अकाउंट खोले जाते हैं वो डोमेस्टिक अकाउंट है, बिजनेस पर्पज से ये 4 अकाउंट खोले जाते हैं, और बैंक जो अपने सिर्फ बैंक जो अकाउंट खोलता है वो नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसा मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी बताया था कि इस टॉपिक को करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं 2 कैटेगरी से देखे जाते हैं, एक तो रेजिडेंट स्टेटस से और दूसरा करेंसी से। तो पहले मैं उन अकाउंटों को मार्क करूंगा जो हम लोग केवल खोलते हैं अगर हमें क्या करना हो, अगर हम नॉन रेजिडेंट हैं। अगर हम नॉन रेजिडेंट हैं तो कौन से अकाउंट हम लोग खोलेंगे, इसके बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट जहां पर भी NR लिखा हुआ है, जहां पर भी NR लिखा हुआ है, तो ये एक बात आपको बताता है कि ये अकाउंट कौन खोल सकते हैं, जो नॉन रेजिडेंट वाले लोग होते हैं वो इस अकाउंट को खोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं तो NR की बात करते हैं। यहाँ पे NR जहां पर भी लिखा हुआ है, NR यहाँ लिखा हुआ है, NR यहाँ लिखा हुआ है, NR यहाँ, यहाँ, बस, ठीक है। ये 4 जगह NR लिखा हुआ है, यानी ऐसा बंदा जो नॉन रेजिडेंट है। और मैंने बताया कि नॉन रेजिडेंट में एक कैटेगरी और आती है PIO वाली, और एक कैटेगरी और आती है फॉरेन वाली। तो अभी मैंने सिर्फ NR वर्ड को हाईलाइट किया है, लेकिन यहाँ पर जो NR वर्ड है ये फॉरेन कैटेगरी वाला है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक RFC है, ये अकाउंट भी जो है हमारा NRI या PIO स्टेटस वाले खोलते हैं, ठीक है। तो जो मैंने व्हाइट रंग से मार्किंग किया हुआ है ये कौन से अकाउंट हैं, जो भी लोग हैं वो NRI स्टेटस के हैं या PIO स्टेटस के हैं या फॉरेन स्टेटस के हैं, वो लोग ये अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। बाकी कौन लोग हैं, जो रेजिडेंट खोलते हैं। रेजिडेंट का मतलब हमारे एक तो रेजिडेंट अकाउंट ये वाला है, सो कौन खोलता है, जो रेजिडेंट होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये अकाउंट भी रेजिडेंट खोलता है, ये अकाउंट भी रेजिडेंट खोलता है, ये अकाउंट भी रेजिडेंट खोलता है, ठीक है। और ये तीनों अकाउंट कौन खोलते हैं, बैंक खोलते हैं, ठीक है। और इसमें जितने अकाउंट हैं
ये बैंक है, ये कोई इंडिया का बैंक है, कोई बाहर का बैंक है, जिसमें से ये वाला अकाउंट इंडियन बैंक खोलता है, सॉरी ये वाला अकाउंट इंडियन बैंक खोलता है और ये फॉरेन बैंक खोलता है। अभी हम बात करेंगे इस पे। ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं। अब बात आती है करेंसी की। तो जैसे मैंने ये चार्ट बनाया, इसमें इसी तरह से करेंसी को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो करेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर भी एफसी लिखा हुआ है। एफसी का मतलब फॉरेन करेंसी। तो यहां पर एफसी लिखा हुआ है, 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 और यहां तो डायमंड डॉलर है, तो डॉलर का मतलब एफसी। तो जो भी मैंने ग्रीन कलर से ब्लॉकिंग करी है वो अकाउंट फॉरेन करेंसी में खुलते हैं। मींस उसमें जो बैलेंस होता है वो फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है। ठीक है, उसके साथ साथ नॉस्ट्रो में और लोरो में भी फॉरेन करेंसी में बैलेंस होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पिक्चर समझ में आ रही है तो आपके 90% क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा। कोई डाउट है किसी को यहां तक? सर एक बार रिपीट करा दीजिए ना ये थोड़ा सा। हाँ, रिपीट कराता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया है तारक जी द्वारा कि एनआरई को तो फॉरेन में तो टैक्स लगता है, तो बेनिफिट कैसे? उसका आंसर मैंने ये दिया था, फॉरेन करेंसी टैक्स लेना नहीं छोड़ती, लेकिन इंडिया में अगर वो इनकम आएगी तो इंडिया वाले उस टैक्स को छोड़ रहे हैं। आपकी चाहे 10 करोड़ की भी एनआरआई इनकम है तो आपसे टैक्स नहीं लेंगे, तो इंडिया में टैक्स नहीं लगता। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरा कि सपोज करो एनआरआई है बंदा, ठीक है, 182 डेज बाहर ही रहा, उसकी एक यहाँ पे प्रॉपर्टी थी इंडिया में, जो वो प्रॉपर्टी सेल हुई और उस सेल ऑफ प्रॉपर्टी से हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया, मतलब प्रॉफिट में प्रॉपर्टी बिकी वो पैसा आया, तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा या उसको भी बिल्कुल फॉरेन में देना टैक्स देना पड़ेगा, पड़ेगा? बिल्कुल इंडिया देना में टैक्स पड़ेगा। देना पड़ेगा। वो उसका कैपिटल गेन टैक्स में आएगा, ओके, लेकिन उसके क्योंकि पास पैन कार्ड नहीं है प्रॉपर्टी यहाँ जो पर। वो कर रहा है ना, प्रॉपर्टी की इनकम उसकी बाहर से नहीं हो रही है। एफसी मतलब कहने का लेकिन मतलब ये है कि जो इनकम जनरेट बाहर हो रही है उस पे उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सर उसका तो पैन कार्ड ही नहीं बना हुआ बंदे का, फिर क्या करेगा? यहाँ का इंडिया पैन का कार्ड पैन नहीं कार्ड ही बना नहीं हुआ है जी। तो आजकल क्या है कि 2 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी सेल होती है, विदाउट पैन कार्ड डीलिंग नहीं होती है आजकल मतलब उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, यू मीन टू से? ना। उसमें लिखा जाता है, पैन कार्ड एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है आजकल। ओके, मतलब उसको पैन कार्ड बनाना ही पड़ेगा और फिर पैन उसके कार्ड बाद वो बनाना यहाँ का पड़ेगा, आईटीआर भरेगा, यहाँ की भी आईटीआर भरेगा। वो भरेगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब हम इसको, हमने सब ये स्ट्रक्चर समझ लिया, अब हम एक एक अकाउंट को लेके चलते हैं। सारे अकाउंटों के बेसिक फीचर आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एनआरओ अकाउंट की, एनआरओ, फिर बात करेंगे हम लोग एनआरई, फिर बात करेंगे एफसीएनआर, आरएफसी, आरएफसीडी, ठीक है, एसएनआरआर। चाय पी लो। ठीक है, तो इतने अकाउंटों की बात करते हैं सबसे एनआरओ पहले। अकाउंट इंडियन करेंसी में होता है ना? कौन सा अकाउंट? एनआरओ। एनआरओ, इसका आंसर इस चार्ट से मिल जाएगा आपको। सर क्योंकि हमारे ब्रांच में ओपन किया तो इंडियन करेंसी में अकाउंट है सर। हाँ, तो ये चार्ट देखिए जरा सामने स्क्रीन पर, जिसमें भी ग्रीन ब्लॉक बना हुआ है हाँ वो फॉरेन करेंसी में है, अदरवाइज सारे इंडियन करेंसी में। नहीं, क्लियर हो? ओके ओके सही सर। जितने में भी ब्लॉक बना हुआ है वो करेक्ट फॉरेन करेक्ट। करेंसी में खुलते हैं, बाकी अदरवाइज सारे अकाउंट रुपीज में ही खोलेंगे। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। चलो अब कोई भी हम अकाउंट पढ़ेंगे तो अकाउंट पढ़ने में हमें कुछ कैटेगराइजेशन करना है। मींस सबसे पहले कौन खोलेगा,
और कौन सी करेंसी में खोलेगा वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात आती है कि कौन से टाइप के अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, टाइप के अकाउंट खोलेंगे, जॉइंट किसके साथ होंगे, नॉमिनी कौन हो सकता है, रिपेट्रिएशन कितने अमाउंट तक अलाउड होता है। तो ये फीचर्स हम लोग इन सबके एक एक करके स्टडी करेंगे। सर लास्ट में क्या लिखा है आपने? SNRR, ना ना सर, ये आफ्टर नॉमिनी टाइप जॉइंट नॉमिनी एंड रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है उसको वो फंड बाहर वापस ले जाने की कितनी परमिशन है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर एक कॉलम और डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम एक एक अकाउंट को लेते हैं, एनआरओ में जो अकाउंट होते हैं वो ऑल टाइप खुलते हैं। ऑल टाइप का मतलब एसबी, करंट अकाउंट, आरडी और एफडी। ठीक है, जॉइंट विद ऑल पर्सन, नॉमिनी एनीबडी। रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। हाँ नहीं, जॉइंट ऑल लिखने का मतलब है आप अपने भाई को बना लो चाहे वो एनआरआई है या नहीं है। मीन्स वही ना, रेसिडेंट भी हो सकता है, एनआरआई भी हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि जॉइंट अगर होगा तो उसको वो जॉइंट की जो परमिशन मिलेगी वो केवल इस कंडीशन में मिलेगी। फॉर्मर और सर्वाइवर। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, फॉर्मर और सर्वाइवर में जॉइंट हो सकता है कोई भी। क्यों, इसका रीजन क्या है कि अगर उसकी डेथ हो जाए उस कंडीशन में कोई रेजिडेंट इंडियन भी उस अकाउंट का पार्टिसिपेट कर सकता है, उस अकाउंट यूज कर सकता है। ठीक है, और अगर आप ई और एस में लेंगे, ई और एस में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो बोथ क्या होने चाहिए, वो एनआरआई होने चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि किसी के साथ भी ज्वाइन करना है उस कंडीशन में वो एफ और एस होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर कोई भी आप बंदा चाहते हैं कि इसमें ज्वाइंट करे तो उसके लिए एफ और एस कंडीशन में होगा, और अगर आप किसी एनआरआई वाले को जोड़ना चाहते हैं तो ई और एस कंडीशन में जुड़ जाए। ठीक है, चलो और देखो, यहां पर जो एफसीएनआर अकाउंट है वहां पर जो ज्वाइंट होगा वो सिर्फ कौन होगा, ओनली एनआरआई। तो फिर तो सर हमें क्यों? इसकी हर साल की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि वो एनआरआई है कि नहीं है। अगर हमने ई और एस में कर दिया तो फिर तो हमें हर साल चेक करना पड़ेगा इसका। हाँ बिल्कुल 31 दिसंबर को। बिल्कुल, अगर किसी का स्टेटस बदल जाता है तो आप तो फिर वो अपने फॉरवर्ड अकाउंट में होगा। भी उसका स्टेटस बदलेंगे। ठीक है, लेकिन एक फर्क है कि जब वो अकाउंट, वो बंदा इंडिया आ जाता है तो जो भी रेमिटेंस बाहर से आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। क्यों करेंगे? हो सकता है उसका रिटायरमेंट का बेनिफिट हो सकता है उसका पुराना कोई ड्यूज बेनिफिट रह गया हो, कहीं उसने कोई काम किया हो। ठीक, मींस इस अकाउंट में जो मनी आ रहा है उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। से एक बार दोबारा बताना Point. प्लीज। सर मेरा तो कहने का अगर मतलब, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि एनआरई अकाउंट में ई और एस हम ओपन कर सकते हैं? क्या यस, एनआरई अकाउंट में एनआरई में आइदर और सर्वाइवर ओपन कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन वो केवल ई और एस अगर बोथ बंदे एनआरआई हैं तो ही होगा। अगर एक इंडियन है और एक फॉरेनर है तो हम फॉर्मर और सर्वाइवर करेंगे। नहीं, पहले तो एक बात समझिए कि एनआरआई भी भैया इंडियन ही है। हम सॉरी मतलब फॉरेन रेसिडेंट। हाँ, मतलब अगर एक एनआरआई है और एक आरआई है, उसे इंडियन नहीं बोलिए, हाँ, उसे बोलिए रेसिडेंट इंडियन एक आरआई है और एक और एक एनआरआई है। हाँ तो अगर एक आरआई है
और दूसरा एनआरआई है तो ई और एस में खाता नहीं खुलेगा उसका, फॉर्मर और सर्वाइवर। सर ये वो चीज एफ और पता एस नहीं। में खुल सकता है। ठीक है, चलो और देखते हैं, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बातें आएंगी इसमें। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एनआरओ अकाउंट क्या होता है। देखो, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब जैसे आपके अकाउंट है, आपका जो अकाउंट है वो ऑर्डिनरी अकाउंट है, लेकिन वही अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है एनआरओ में। कब? जब आपका स्टेटस एनआरआई हो जाता है। मींस अगर बात करूं कि आपके वहां किसी राम सिंह ने एक अकाउंट खोला हुआ है, सेविंग बैंक अकाउंट 2021 में, ठीक है, ये 2020 में 2020 में एक अकाउंट खोला हुआ है, सेविंग बैंक अकाउंट, और उसमें 10,000 रुपए रखे हुए हैं। 2021 में उनका सऊदी में जॉब लग जाता है और पूरे 6 मंथ से ज्यादा वहां जॉब करते हैं और उनका स्टेटस हो गया एनआरआई। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका यही अकाउंट क्या कन्वर्ट हो जाएगा? एनआरओ। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमें तो पता ही नहीं कि राम सिंह सऊदी गए हुए। अगर आपको पता नहीं तो वो अकाउंट सेविंग बैंक का नॉर्मल रहेगा, लेकिन राम सिंह वहां से चिट्ठी भेजते हैं, अपना वीजा भेजते हैं कि मैं अब जो हूं क्या हो गया हूं? एनआरआई हो गया हूं, मेरा स्टेटस क्या हो गया है? एनआरआई का हो गया। तो आप क्या करेंगे? उसी अकाउंट के कस्टमर स्टेटस को, उसको बोलते हैं रेजिडेंट स्टेटस। क्या बोलते हैं? रेजिडेंट। जब आप लोग अकाउंट खोलते हैं तो उसमें कॉलम आता है रेजिडेंट स्टेटस, तो वहां पे आप रेजिडेंट क्लिक करते हैं। अगर आप उसी अकाउंट को अमेंड कर देंगे, अकाउंट को अमेंड नहीं करते, किसको अमेंड करते हैं जरा बताओ तो? स्टेटस कस्टमर जिसका कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल होता है। हाँ, तो जैसे ही आप उसका रेजिडेंट स्टेटस एनआरआई में कन्वर्ट करेंगे तो उसी दिन से वो बैलेंस 10,000 रुपए आपका रिपोर्टिंग होने लग जाएगा। किसका बैलेंस की तरह? एनआरओ। ठीक है, या कोई बंदा एनआरआई हो गया और वो 2 साल बाद इंडिया आया, उसने कहा कि मेरा एनआरओ अकाउंट खोल दो, तो आप स्टार्टिंग से एनआरओ खोल देंगे। मींस खोलेंगे तो सेविंग बैंक सिंपल, सिर्फ उसका रेजिडेंट स्टेटस क्या कर देंगे वहां पे? एन कर देंगे, यानी एनआरआई कर देंगे। लेकिन तो सर वो पता कैसे होगा? ये पता कैसे होगा कि वो वो अपना बंदा कागज फॉरेन? देगा, आपको अगर कुछ नहीं दिया करना तो? है। अगर नहीं नहीं दिया दिया तो कुछ नहीं करना है, अगर नहीं देता तो कुछ नहीं करना है। अब मैं बात करता हूं, आपके सवाल का जवाब देता हूं कि वो क्यों करवाएगा। वो इसलिए करवाएगा अगर उसे टैक्स बेनिफिट लेने हैं तो। अगर वो अपने आप को एनआरआई नहीं करता है और बाहर से उसकी कोई इनकम आती है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी, अगर उसने अपने आप को एनआरआई डिक्लेयर नहीं किया तो। मीन्स बाहर से जो पैसा आ रहा है उसे इंडिया की इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक इस तरह से हमें जब मान लिया यूट्यूब से पैसा आता है, हमको अगर यूट्यूब से पैसा आता है तो उस यूट्यूब के पैसे को हम क्या दिखाते हैं? अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते हैं। अगर हम एनआरआई होते तो हम वो पैसा इनकम में एग्जेम्प्ट लेते। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, चलो और देखते हैं बातें। इसी तरह हमारे डिस्कशन से बहुत सारी बातें निकलेंगी जो अल्टीमेट मतलब एक्सपीरियंस करती हैं क्लास का। है सर मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर एसबी एनआरओ अकाउंट में इंडियन करेंसी डिपॉजिट करने देता है? बिल्कुल, इंडियन मैंने बोला इंडियन ही अकाउंट होता है ना सर वो? सुनो, नॉर्मल सेविंग ये अकाउंट जो है ना। ऑर्डिनरी वर्ड है ना, ऑर्डिनरी वर्ड का मतलब है आप उसमें गन्ने का पैसा ले आओ, आप उसमें भाई से पैसा डलवा लो, आप उसमें फॉरेन में जो कमाई करके लाए थे वो पैसा डलवा लो, आप उसमें प्रॉपर्टी बेच के पैसा डलवा लो। मीन्स है ऑर्डिनरी अकाउंट, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ उसको
एनआरओ करने से जो बेनिफिट होता है वो ये बेनिफिट होता है, आपका जो बाहर का पैसा आ रहा है वो इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं है। जो बाहर से आ रहा है, अंदर वाली बात नहीं कर रहा मैं। अंदर अगर मान लिया आपको रेंट आता है 5 लाख रुपए साल का रेंट आता है, तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपका क्यों सर वो यहाँ पे इनकम क्यों नहीं होता? कौन सा? जो बाहर से पैसा आ रहा है वो इनकम क्यों नहीं होता इंडिया में? वो इनकम है, लेकिन हमारा एग्रीमेंट है, तो इंडिया में होगा क्यों? हमारा एग्रीमेंट है जो बाहर से पैसा वो कमा के ला रहा है उस पर हम टैक्स नहीं काटेंगे। तो क्यों नहीं काटेंगे सर? वो भी तो उसका इनकम ही है। नहीं, वो तो हमारा वहाँ पे वो इसलिए टैक्स नहीं नहीं आया काटेंगे है। इस कंट्री में कि कमाई हमारा बाहर एक से नहीं, टैक्स बट जा रहा है टैक्स अवॉइड करने देना के पड़ लिए। रहा है। तो वहाँ पे ऑलरेडी टैक्स पे करके आए होंगे। अरे ये ऑलरेडी टैक्स मैंने 5 कारण बताए नहीं यहाँ पे, अभी आपको रीजन बताए थे, ये बताए थे ना। अच्छा, हमने पैसों हमारी को फायदा गवर्नमेंट है। ने एनआरआई को बेनिफिट दे रखे हैं, ठीक है। ओके सर, और ओके। एनआरआई का कनेक्शन जो ज्यादा जिक्र है वो इनकम टैक्स एक्ट में है। क्यों इनकम टैक्स एक्ट में है? वही लड़ाई झगड़ा होता है कि टैक्स कटना है या नहीं कटना है, नहीं। ठीक है। ट्रेनर और अकाउंट में फॉरेन करेंसी भी आएगा क्या? क्रेडिट होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल इसलिए नहीं होगा। देखो इस स्ट्रक्चर को समझो। यहाँ पे क्या एनआरओ के ऊपर एफसी का ग्रीन बॉक्स बनाया मैंने? नहीं सर। तो बिल्कुल नहीं होगा। सर फिर फॉरेन उसका अगर करेंसी डिपॉजिट सिर्फ जहां मैंने ग्रीन बॉक्स में करा हुआ वहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे पास फॉरेन करेंसी है, मैं बैंक में जाता हूं कि मेरा एनआरओ अकाउंट में जमा कर दीजिए $10,000 रुपए, तो करेगा हाँ या सर। नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। नहीं सर। करेगा सर। करेगा, वो पहले कन्वर्ट करेगा इंडियन रुपी में। कन्वर्ट करेगा, हाँ, कन्वर्ट करके करेगा। मतलब डायरेक्ट मीन्स डिपॉजिट होगा। वो आपसे पूछेगा ये पैसा कहाँ से आएगा, तो आप बोलोगे साहब हमारे चाचा आए थे, उन्होंने हमको गिफ्ट किया। अब वो देखेगा फेमा के रेगुलेशंस क्या कहते हैं कि एक आदमी कितना फॉरेन करेंसी होल्ड कर सकता है। कोई बताएगा इसका आंसर? $2,000 $2,000। आप $2,000 कभी भी अपने अकाउंट में जाके जमा करिए, कोई कुछ नहीं पूछेगा। आपका वो कन्वर्ट करेगा, उसका रुपये में कन्वर्ट करेगा, जो भी उसका रुपया बनेगा 14-15 हजार रुपए, वो आपके अकाउंट में डाल देगा। सर मतलब सीधे सीधे अभी कोई कस्टमर बैंक में आते ना तो बोलते कि हमारा फॉरेन से पैसा आने वाला है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही होता है वो। लेकिन फिर वो पूछते कि ये इसमें ये फॉरेन करेंसी का पैसा आएगा कि नहीं, ये कंफर्म कराते हैं। उसमें फिर वो डायरेक्टली फॉरेन करेंसी रेमिटेंस की क्रेडिट लेता है या नहीं लेता है? ये तो यूट्यूब वगैरह से जो पैसे आते हैं गूगल पे से उसके कारण करते हैं लोग। वो भी क्या है, कन्वर्ट होके आते हैं। हाँ हाँ, जो गूगल से उसका पैसा आता है यूट्यूब का, वो जिस बैंक में आता है वो कन्वर्ट करता आता है फॉरेन करेंसी में, डेफिनेटली आता है। मैं भी उसका थोड़ा दिखाऊंगा प्रूफ आपको। वो आता है, लेकिन वो इंडिया में वो बैंक कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में रुपीस डालता है। अच्छा। बैंक में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का सिस्टम है। फिर जैसे इसका एक अलग ब्रांच ही होता है ना फॉरेन करेंसी का। वो जो यूट्यूब से जो पैसा आता है वो जिस बैंक में आता है वो बैंक के फॉरेक्स डिपार्टमेंट में आता है, वहां से वो कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में आता है। ठीक है, तो यूट्यूब से जो भी पैसा आता है आपका, वो पैसा पहले फॉरेन करेंसी डिपार्टमेंट में आता है, वहां से कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, चलो सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर ये एनआरओ अकाउंट सिंगल ऑपरेट हो सकता है या जॉइंट मैंडेटरी है? सिंगल ऑपरेट हो सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं है। केवल एक ये जो नॉमिनेशन वाला पार्ट है, नॉमिनेशन कंपलसरी कर दिया है। और नॉमिनेशन के लिए एक बहुत कॉमन सेंस लगाइएगा, नॉमिनी कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी। क्यों? अरे भाई एनआरआई है तो जरूरी थोड़ी है वो एनआरआई नॉमिनी ढूंढ के लाए। अगर उसका डेथ हो जाता है तो कम से कम उसके बाद तो उसका फैमिली यूज करेगा उस फंड को, वो चाहे रेजिडेंट भी है। अच्छा, अगला पॉइंट सुनिए। अगला पॉइंट हमारा है रिपेट्रिएशन वाला।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपेटिशन मीन्स है जो मनी उस अकाउंट में है, क्या हम उस अकाउंट के मनी को वापस अब्रॉड ले जा सकते हैं? वापस अब्रॉड ले जा सकते हैं। तो एनआरओ अकाउंट में $1 मिलियन तक हम वापस ले जा सकते हैं। $1 मिलियन यानी $10 लाख तक हम बाहर ले आ सकते हैं। अगर उससे ज्यादा बैलेंस है उस अकाउंट में तो नहीं ले आ सकते। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक या है, एक कैलेंडर ईयर में? ये फाइनेंशियल ईयर में जो भी मनी टर्म्स हैं वो सारी मनी टर्म्स फाइनेंशियल ईयर से कैलकुलेट होती हैं। उसका रीजन टैक्सेबल पर्पस में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, और देखिए डिपॉजिट। डिपॉजिट कहां से आता है इसमें डिपॉजिट कहां से कर सकते हैं? इंडिया से कर सकते हैं, अब्रॉड से कर सकते हैं, यानी कहीं से पैसा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। गन्ने का पैसा आ जाए इसमें, आपका बच्चे का स्कॉलरशिप आ जाए इसमें, ठीक है, आपको कहीं काम किया वहां का पैसा आ जाए, सब अलाउड है। और ये $1 मिलियन का जो ब्लॉक लगाया है इसी लगाया है कि इसमें आपका पैसा तो कहीं से भी आ रहा है, इंडिया से भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है। तो आप ऐसा ना हो कि बाहर से पैसा कमा रहा है और यहाँ से ज्यादा ले जाएं, इसलिए रेस्ट्रिक्शन किया हुआ। ठीक है, चलो एनआरई पे आओ। धीरे धीरे करके आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आ जाएंगे, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। बस एनआरई की बात करते हैं। तो एनआरई की बात हम जब करेंगे तो ऑल टाइप अकाउंट बिल्कुल ठीक है, सारे अकाउंट खोल सकता है, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, आरडी और एफडी सब अकाउंट खोल सकता है। ज्वाइंट करेगा तो अगर दोनों एनआरआई हैं तो ई और एस में होगा, और अगर एक रेजिडेंट है तो एफ और एस में होगा। नॉमिनी कोई भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट सर ये एक पॉइंट बार है। रिपीट कीजिए सर प्लीज। एनआरआई है तो दोनों वाला क्लियर हो गया, दूसरा क्या बोला आपने? अगर इंडियन है, NRI आर आई, अच्छा, अगर आरआई है तो मतलब उसको हम इंडियन ना बोल के आर आई बोलते हैं, आरआई रेजिडेंट बोलेंगे। इंडियन है। जी जी जी, तो उसमें फॉर्मर और सर्वाइवर। ठीक है, ओके। अच्छा, रिपेट्रिएशन क्या लिखा है मैंने? फुल्ली, इसका मतलब कि उसके पूरा का अकाउंट पूरा में अकाउंट जितना पैसा है वो सारा बाहर ले सकता है, चाहे वो $20,000 है, $20 लाख है। ठीक है, डिपॉजिट फ्रॉम एब्रॉड, फ्रॉम एब्रॉड, इसको ध्यान रखिएगा। ये फ्रॉम एब्रॉड, इसमें पैसा डिपॉजिट होता है, इसीलिए इसमें फुल्ली रिपेट्रिएशन अलाउड होता है। मींस विदेश के रास्ते से आया हुआ पैसा, और पूरे पैसे को आप क्या कर सकते हैं? रेमिट कर सकते हैं। सर एनआरई का फुल फॉर्म? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब जिसमें मनी जो सोर्स है कहां से आ रही है? बाहर से। बाहर से। अच्छा, सर अब एक क्वेश्चन आता है। एनआरओ में बस इतना ही डिफरेंस है ना कि एक बार में सारे को नहीं लेके जा सकता है। नहीं, और भी डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि जो एनआरई अकाउंट है उसमें पैसा केवल बाहर से आएगा। पैसे दूसरे कोई अकाउंट से नहीं पैसा आ रहा है तो इधर बाहर के अकाउंट से बाहर से पैसा आएगा। अब एक एग्जांपल जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें फ्रॉम एफसीएनआर से पैसा आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि एफसीएनआर में भी जो पैसा आता है वो कहां से आता है? बाहर से आता है, फॉरेन तो इसमें भी यही बिल्कुल सेम चीज है, ये वाला। ठीक है, और एफसीएनआर में अगर कोई एफडी बनाना चाहता है तो वो किससे बन सकती है? एनआरई अकाउंट। ठीक है, ये दोनों अकाउंट जो है दोनों सेम फंक्शनैलिटी में, केवल फर्क क्या है, ये फॉरेन करेंसी का अकाउंट है और ये इंडियन करेंसी का अकाउंट है।
ठीक है, ये नॉन और रेसिडेंट इनारो बना में सकता है, वो सभी भी नॉन अकाउंट से रेसिडेंट। पैसा आता है। इसमें इनारो एनआरओ में क्या बोला आपने? हाँ, सभी अकाउंट से पैसा आएगा, इंडिया में भी कहीं बाहर से आ से। जाएगा, कहीं से भी, डिपॉजिट ऑल, मतलब आप एनआरई से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे आप बाहर से लाएं, चाहे सेविंग बैंक से लाएं, चाहे आरडी से लाएं, चाहे एफसीएनआर से लाएं, किस से भी आ सकता है। सर मेरा एक ठीक है, क्वेश्चन है बोलिए। सर। जो मैं प्रैक्टिकली फेस करता हूँ, जैसे कोई इंडियन रेजिडेंट है और वो सऊदी में जाके काम कर रहा है, उसकी फैमिली इंडिया में है, अब वो वहां से पैसा भेजता है एनआरई अकाउंट में एक्सटर्नली, लेकिन उसका मोड ऑफ ऑपरेशन फार्मर और सर्वाइवर है, तो उसकी वाइफ को वो पैसा कैसे मिलेगा अल्टीमेटली, क्योंकि उसको तो उसमें एम्पावरमेंट नहीं है विड्रॉ करने की। ठीक है, हम बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग इसको ऑटोमेटिकली कवर करते हैं जब हम इसके आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। इसमें होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, वो अपनी वाइफ को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है और वो पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे चेक विड्रॉ कर सकती है। सर पावर ऑफ अटॉर्नी में केवल मतलब जो विड्रॉल्स है वही अलाउ होती है या फिर और ट्रांजैक्शंस भी अलाउ होती है? बहुत सारे टेंशन, जैसे कोई जेआईबी वाला बैठा हुआ जिसने हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी वाली क्लास ली थी। हाँ सर, मतलब अब तो सीआईबी में आ गए, जिसमें हमने बोला था कि पावर ऑफ अटॉर्नी 2 टाइप की होती है, एक होती है स्पेसिफिक जनरल और स्पेशल। एक होती है जनरल। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में लिख दिया जाता है कि मेरा अकाउंट खोलेगा, मेरा अकाउंट ट्रांजेक्शन करेगा, मेरे लिए प्रॉपर्टी खरीदेगा, मेरे बच्चे की फीस देगा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, मेरा दुकान का सेल करेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी की बात है, तो वो अपने वाइफ को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है और वो विदेश रहता है, वाइफ उसका अकाउंट को पूरा ऑपरेट करती है, चाहे वो आरडी खोले, चाहे उसमें ओडी ले, चाहे कुछ भी करे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम। सर एनआरओ एनआरई दोनों रुपी डिपॉजिट होगा क्या, डॉलर नहीं हो बिल्कुल, सकता है क्या? आपको मैं जो है इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इस अगर स्क्रीन पे एफसी बताया। नहीं लिखा है मतलब इंडियन है। हाँ, जो ग्रीन बॉक्स वाले हैं वो फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं, अदरवाइज सारे रुपीज अकाउंट। ओके, ठीक है, बुक में सब लिखा है लेकिन मैं उसको थोड़ा सा पिक्चराइज करना चाहता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ना। चलो अब फॉरेन करेंसी पे इसमें आते हैं एफसीएनआर में, तो इसमें केवल एफडी खुलता है। ठीक है, रिपेटिशन फुल्ली है, रीजन कि कहां से पैसा आ रहा है, इसमें एब्रॉड से आ रहा है बाहर या एनआरई अकाउंट से आ रहा है। ठीक है, चलो अब उसके बाद आए 2 अकाउंट, आरएफसी और आरएफसीडी, 2 अकाउंट आ गए। ठीक है, यहां पर एफसी लिखा हुआ है यानी फॉरेन करेंसी में होगा। ठीक है, और ये वो लोग हैं जो एफडी में अकाउंट खुलता है। ठीक है, और जॉइंट जो है एनीबडी हो सकता है, एनीबडी होगा तो एफ और एस में होगा, और अगर एनआरआई है तो फिर वहां पर ई और एस में हो जाएगा, वो सेम कंडीशन है। ठीक है, रिपेटिशन फुल है, डिपॉजिट फ्रॉम एब्रॉड, और इसमें एक बात और आती है सेटलमेंट, इसमें एक वर्ड आता है सेटलमेंट या सेटल्ड, सेटल्ड नाउ इन इंडिया। ठीक है, इस वाले अकाउंट के लिए मेरा बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो डीडीएलजी फिल्म है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म है, उसमें अमरीश पुरी लंदन में रहते थे कई सालों से, उन्होंने अपना वहां पे शॉप भी खोल रखा था, तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं इंडिया आने का, वो फाइनली डिसाइड करते हैं इंडिया वापस आने का। जब वो इंडिया वापस आते हैं तो वहां से बहुत सारा मनी
लेकर आ सकते हैं फॉरेन करेंसी का, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी दिया हुआ है कि आप आइए, आप सारा पैसा ले आइए, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और आपका अकाउंट हम मेंटेन करेंगे फॉरेन करेंसी में। किस फॉर्म में मेंटेन करेंगे? आईएफसी में, FD। डॉलर में। हाँ, फॉरेन करेंसी तो हो गया, FD में करेंगे। मीन्स आप अपने पैसे की FD बना लो, और कौन सी करेंसी में? फॉरेन करेंसी में। मीन्स आपने क्या कहा कि मेरा 15 लाख पाउंड का एक FD बना दो, बना देंगे आप, ठीक है, फॉरेन करेंसी में। सर एक चीज और, इनका एफडी का टेन्योर एफसीएनआर का और आरएफसी का। तो FD का टेन्योर की बात करें तो ये जितने अकाउंट हैं उसमें 5 ईयर मैक्सिमम है, 1 ईयर से 5 ईयर। जो हमारा FCNR है, अच्छा क्वेश्चन है, मिस हो जाता मुझसे। FCNR में जो FD है वो 1 to 5 ईयर, ठीक है। NRE में अप टू 10 ईयर तक हो जाती है, क्योंकि NRE की FD एक तरह से रुपीज FD है, ठीक, 1 to 5, ठीक है। और ये भी ऐसा ही होगा 1 to 5 ईयर। जो फॉरेन करेंसी की FD है उसका टेन्योर कितना है? 5 ईयर मैक्सिमम है। फॉरेन करेंसी उसको बाद रिन्यू कर सकते हैं, उसको उसके बाद अगेन वो रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सर इन लोगों का एफडी के लिए एसबी के साथ लिंक होना कोई जरूरत नहीं है? SB के साथ लिंक होना मतलब मैच्योरिटी पर? हाँ, मैच्योरिटी पैसा पर बिल्कुल, कैसे वो ड्रॉ करेंगे? वो ड्रॉ करेंगे बिल्कुल, जो उसका विड्रॉल उसमें जाएगा, आपके NRE अकाउंट में जाएगा या NRO अकाउंट में, कहीं पे भी जाएगा। अच्छा, तो उनका जो आईडी होगा एनआरई और एनआरओ का आईडी से लिंक होके एफडी हो जाता है ना? हाँ, हो जाए। उसको बेसिकली उसका जो रेजिडेंट स्टेटस है वो NRI होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस अकाउंट की जो बात कर रहा हूँ RFC की, RFC में आज उसने FD बनाया, मान लिया आज तो वो NRI है, और जब FD का मैच्योरिटी हुआ तो वो रेजिडेंट हो गया, तो उसके रेजिडेंट अकाउंट में ही तो पैसा जाएगा उस समय पर, ठीक है। सर इस FDR के इंटरेस्ट का पैसा कहाँ जाएगा, और वो क्या तो इंडियन उसने रुपी में अकाउंट जाएगा? दिया होगा NRE या NRO अकाउंट, कहीं पर भी वो इंडियन रुपी में आ सकता है, वो उसको आ मतलब सकता है, कन्वर्ट कन्वर्ट करेगा होके वो? आएगा, कन्वर्ट होके आएगा, ठीक है। और नॉर्मली अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है तो आप क्या करेंगे? FDR बनाएंगे, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट बनेगा उसको इकट्ठा जो होगा उसको अगेन रिन्यू कर देंगे, जैसे FD रिन्यू करते हैं ना हम लोग। डिपॉजिटरी इन्वेस्टमेंट। हाँ, वो डिपॉजिट जब उसमें इंटरेस्ट जितना बना वो मिला करके फिर अगेन बन जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं RFCD। RFC का मतलब है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, D का मतलब है डोमेस्टिक, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक, यानी ऐसा बंदा जो रेजिडेंट है और फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसको भी अलाउड है। और डोमेस्टिक क्या लिखा हुआ है कि नेवर ही वाज नेवर NRI, यानी वो कभी भी क्या नहीं था? NRI नहीं था। अगर वो कभी भी NRI नहीं था तो भी वो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन वो फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टमेंट उसका करंट अकाउंट में होगा। मींस वो बैलेंस रख सकता है। अगर सपोज कीजिए आपके चाचा जी आए और चाचा जी ने $2000 दिए आपको, और आप चाहते हैं कि ये $2000 मेरे $2000 ही रहें, रुपए ना बने, तो आप इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई मुझे आंसर करेगा कि करंट अकाउंट में रखने का फायदा क्या है? इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन हो जाएगी। और कुछ फायदा? नॉन टैक्सेबल।
सर बैंक को फॉरेन करेंसी मिल गई और उस पर उसको टैक्स भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ा। नहीं, पार्टी को क्या फायदा है? पार्टी को ये फायदा है कि तो एक्सचेंज का डॉलर लॉस वैल्यू नहीं बढ़ेगा होगा तो उसको उसमें। फायदा होगा सर। डॉलर नहीं, ऐसा होता है ना। हाँ, अगर मान लिया 3 महीने बाद डॉलर बढ़ने वाला है तो डॉलर ही रखेगा, और 3 महीने बाद जो डॉलर बढ़ेगा ना वो इंटरेस्ट से ज्यादा बढ़ता है। तो इसमें मेंटेन करने का पर्पज यही है कि फ्यूचर में अगर फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टर को फायदा होता है उसमें। ठीक है, और अगर यूएस डॉलर है आपके पास और उसका डाउन होने वाला है तो आप क्या करेंगे? इमीडिएट कन्वर्ट करा लेंगे। और अगर आपको लगता है कि महंगा होने वाला है तो आप उसको करेंसी को कन्वर्ट नहीं कराते हैं। ठीक है, चलो आरएफसी में, इसमें जो है कोई बिल्कुल डोमेस्टिक अकाउंट है, एनीबॉडी इसमें अकाउंट ई और एस में खोल सकता है, इसके लिए एफ और एस की कंडीशन नहीं है। ठीक, रिपेट्रिएशन अलाउड है। कोई मुझे बताएगा कि ये सब में अलाउड क्यों आ रहा है, एक को छोड़ के? फॉरेन ये करेंसी में फॉरेन इसलिए करेंसी में उसका है। फॉरेन करेंसी में है वो ना। आ ही बाहर से रहा है। जो पैसा बाहर से आ रहा है उसको बाहर जाने के लिए हम नहीं रोक रहे। और अगर एनआरओ की बात करते हैं तो एनआरओ में क्या है, कुछ पैसा इंडिया से भी आता है, कुछ पैसा बाहर से भी आता है, इसलिए वहां रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, डिपॉजिट की बात करें तो इसमें एब्रॉड का ही डिपॉजिट होता है। सही सर वो तो कार्ड बंद कर देना उसको। किसको? तो बंद। चलो सर आगे ये जो देखिए। फॉरेन अकाउंट में कन्वर्ट होता है एनआरई में करेंसी कन्वर्ट का कोई प्रोसेस नहीं है क्या? किसमें, एनआरई में? हाँ, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एनआरई तो में वो बैलेंस। करंट अकाउंट में ही क्यों रखे? वो तो एसबी में भी रख सकते हैं ना? किसमें, एनआरई में? नहीं, वो जो आरएफसीडी में बोले ना करंट अकाउंट में होने से कन्वर्सन हो जाता नहीं है होगा, बोल के। वो डॉलर में ही रखेगा। अच्छा, और अगर उसे कन्वर्ट करना है तो उसे एनआरओ में या रेजिडेंट में डालना पड़ेगा, नॉर्मल अकाउंट में। अच्छा। सर आरएफसीडी में फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट होगा, या फिर उससे अगर कन्वर्ट करना है अपना डॉलर, तो वो कन्वर्ट रुपीज में करा पाएगा? तो मतलब उसमें रुपीज और डॉलर साइमल्टेनियसली उसमें रख पाएगा अकाउंट में? नहीं नहीं, आरएफसीडी में सिर्फ फॉरेन करेंसी लिखा हुआ है ना, सिर्फ डॉलर हाँ सर। रहेगा। अच्छा, उसे अगर कन्वर्ट कराना रहा तो फिर वहां से वो सिंपल अकाउंट अकाउंट से हो शिफ्ट जाएगा। कराना। ठीक। ये जहां पर भी एफसी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब उसमें बैलेंस फॉरेन करेंसी में ही रहता है। ठीक है, चलो ठीक आगे देखते हैं। एसएनआरआर अकाउंट, ये बहुत बढ़िया और नया अकाउंट है, बहुत पुरानी बुकों में नहीं था ये। इसमें क्या है, कोई बिजनेसमैन है, कौन, कोई बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन है फॉरेनर। क्या है, कोई फॉरेनर बिजनेसमैन है। फॉरेनर बिजनेसमैन अगर इंडिया में अकाउंट खोलना चाहता है तो एसएनआरआर का अकाउंट खोलता है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। और यहां पर नॉन रेजिडेंट को कंपेयर किया हुआ किससे, फॉरेन बिजनेसमैन से, फॉरेनर बिजनेसमैन। और वो क्यों करता है, सपोज कीजिए कोई बिजनेसमैन ऑस्ट्रेलिया का है और वो गुजरात आता है और गुजरात में उसको लोकल पेमेंट करनी पड़ती है, गुजरात में उसको लोकल पेमेंट करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में जो अकाउंट खोलता है वो इंडिया आकर के एसएनआरआर अकाउंट खोलता है, और ये करंट अकाउंट होता है। रिपेटिशन अलाउड होता है इसमें, क्योंकि वो पैसा कहाँ से ला रहा है, बाहर से ला रहा है। और जो मनी होती है वो डिपॉजिट होती है, वो डिपॉजिट की जो कैटेगरी होती है वो बाहर से ही पैसा आता है, एब्रॉड से आता है पैसा, और इसीलिए क्या होता है, ये अलाउड होता है। मींस ये लोकल पेमेंट के लिए वो अकाउंट खोल रहा है बिजनेसमैन। ठीक है,
अब यहाँ पे एक बार डायमंड डॉलर अकाउंट, EEFC और OFC और SNRR। सर जब SNRR अकाउंट खोलेंगे तो तब हाँ। वो जब वो फॉरेन करेंसी लेकर आया पहले उसको फिर कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ेंगे, जब वो बाहर बिल्कुल लेके देने जाएगा फिर पड़ेंगे, से उसको कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने पड़ेंगे, एक्सचेंज उसको बियर लॉस ही करना होगा, पड़ेगा उसे। तो उसको हाँ, लॉस ही लॉस होगा सर, होगा इससे बढ़िया तो वो उतना ही तो पैसा फिर लाएगा ना। वो इंडिया में अगर उसके यहाँ पे गांव में जाके पेमेंट करनी है तो डॉलर थोड़ी बांटेगा। वो बेसिकली उसका पर्पज ही है कि उसे इंडियन पेमेंट के लिए पैसा मंगाया उसने, इंडियन पेमेंट के लिए पैसा मंगाया है, तो वो पैसा उसे फॉरेन करेंसी में ही वो करना पड़ेगा। जो ठीक बच है, जाएगा उसको वापस से कन्वर्ट करके फिर से तो डॉलर ले में भेजना। जाएगा। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायमंड डॉलर अकाउंट, तो यहाँ पर ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट है, और SNRR कौन सा अकाउंट है? रुपीज, अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले। ठीक है, और ये जो 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट ऊपर वाले, ये कौन खोलते हैं? RI खोलते हैं। और ये कौन खोलता है? NRI, या इसको NRI, बोल सकते हैं NRI, फॉरेन बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। ठीक है, डायमंड डॉलर अकाउंट 5 करेंसी में अलाउड होता है। 5 करेंसी का मतलब कि कोई व्यापारी एक अकाउंट डॉलर का खोल सकता है, एक अकाउंट पौंड का खोल सकता है, एक अकाउंट जापानीज का, एक अकाउंट ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। क्यों? उसे डिफरेंट कंट्री में पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब डिफरेंट कंट्री में पेमेंट करता है तो उसी कंट्री की करेंसी में वो अकाउंट मेंटेन करता है। अगर वो एक ही अकाउंट मेंटेन करेगा तो उसे हर बार क्या करना पड़ेगा? करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, और उसे एक्सचेंज का खर्चा लगता है उसमें। ठीक है, और ये सारे अकाउंट कौन से होते हैं? करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, अब OFC और SNRR की जरा कंपैरिजन देखिए। ये दोनों एक ही तरह के अकाउंट रिवर्स सेक्शन में है, मींस यहां पर फॉरेन करेंसी है, यहां पर रुपीज है, यहां पर NRI है, यहां पर कौन है? RI है। ठीक है, और इसका जो प्लेस होता है, ये वाला अकाउंट कहाँ खुलता है? इंडिया में। ये वाला अकाउंट कहाँ खुलता है? इंडिया में। ये वाला अकाउंट कहाँ खुलता है? फॉरेन में सर। फॉरेन में। और ये वाला अकाउंट कहाँ खुलता है? इंडिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर हमें चाइना जाके अकाउंट खोलना है तो हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? OFC। ठीक तो है, सर RFCD और OFC में क्या फर्क है? RFC में दोनों अकाउंट इंडिया में खुल रहे हैं। D वाला भी? हाँ, दोनों अकाउंट इंडिया में खुल रहे हैं। ओके सर, है, आपने और एब्रोड लिखा है ना, इसलिए थोड़ा। नहीं, एब्रॉड से मनी आ रहा है, ये लिखा है हमने, डिपॉजिट कहाँ से आ रहा है। ओके ठीक है। ठीक है, ये डिपॉजिट का सोर्स है, इसको मैं और लिख देता हूँ, सोर्स ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, सोर्स ऑफ डिपॉजिट। और इसमें जो हम बात कर रहे हैं OFC वाले में, OFC में हमारी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि हमारा कोई ट्रेडर है, वो चाइना में हर महीने जाता है और वहां से रॉ मटेरियल खरीद के लाता है, तो वहां उसे गांव गांव में पेमेंट करनी होती है, तो वहीं चाइना के बैंक का पेमेंट चेक पकड़ा आता है उनको, या उनके अकाउंट में वहीं से बैठे बैठे वहां के बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग से उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। बात समझ में आई? हाँ। OFC और EFC का फुल फॉर्म क्या है सर? ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट, और EFC का एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये जो CIB वाले हैं
163 पेज खोलिए अपना, CIB वाले सर 163 पेज, सर EEFC क्या बोले सर? एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। 163 पेज में CIB के बुक में ये चारों अकाउंटों के बारे में दिया हुआ। हालांकि हम इसको बाद में भी एक बार आपके साथ सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर लीजिए अपना, ठीक है? सर मेरे पास पुरानी बुक है तो चलेगी ना सर? इसमें तो 59 बिल्कुल नहीं पेज चलेगी। पुरानी बुक में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, अपना CIB खराब मत कीजिए। अच्छा 400-500 रुपए का बुक है, ले लीजिएगा। जी सर, क्योंकि एक दो बार हम लोग पता करे थे, मिल नहीं रही थी, पुरानी एडिशन ही मिल रही थी। किसी के पास हो तो नहीं, प्लीज पुरानी का डालिए। मतलब 2018 का एडिशन है, 2018 से व्हाइट कवर की बुक है, अगर वो मिल रही तो वही है बुक, उसके बाद चेंज नहीं आया अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे बिजनेस अकाउंट है, ठीक है? अब आते हैं लास्ट उसमें, जो JIB वालों के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से यहाँ पर SBI है, यहाँ पर सिटी बैंक है, और यहाँ पर ANZ ग्रिंडलेज बैंक है, ठीक है? SBI हमारा कहाँ पर है? इंडिया में है। सिटी हमारा USA में है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है? अगर हम बात करें इंडिया में जो बैंक हैं, SBI है, PNB है, या सिटी बैंक भी है, ठीक है? ऐसे ही हमारा USA में सिटी बैंक है, सिटी बैंक ने अकाउंट खोल रखे हैं, PNB का अकाउंट खोला हुआ है, SBI का अकाउंट हुआ है, और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का खोला हुआ है, ठीक है? ऐसे ही ANZ ग्रिंडलेज बैंक है, उसने हमारे वहाँ अकाउंट खोला हुआ है, SBI का खोला हुआ है, या PNB का खोला हुआ है, और सिटी का खोला हुआ है, और खोला हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर हमारा जो SBI ने अकाउंट खोला हुआ है, वो PNB का खोला हुआ है, सिटी का खोला हुआ है, ठीक है? इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और ये बैंक जो, ये अकाउंट जो होते हैं, मैंने बताया था, क्लियरिंग अकाउंट होते हैं। क्लियरिंग अकाउंट का मतलब एक बैंक को जब अपने दूसरे बैंक को पैसा देना है दुनिया में कहीं पर भी, तो इन अकाउंट्स के थ्रू देता है। और अगर हम बात करें SBI की, तो SBI क्या यहाँ पे कह रहा है? क्या कह रहा है? आवर अकाउंट विद यू, तो वो इस अकाउंट के लिए कह रहा है, ठीक है? और ऐसे अकाउंट को नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है? मीन्स ये वाला जो अकाउंट है, ये नॉस्ट्रो अकाउंट है। कौन सा वाला? SBI वाला। और यही चीज अगर दूसरी तरह से बोले हम लोग, यही SBI बोल रहा है योर अकाउंट विद मी, तो बात कर रहा है इस अकाउंट की, ठीक है? और किससे बोल रहा हूं? सिटी से बोल रहा हूं, तो इसको बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। इसको बोलते हैं हम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है? अब नेक्स्ट बात आती है, यही SBI एक और बात बोल रहा है देयर अकाउंट विद देम, तो बात कर रहा है इस अकाउंट की। इसको बोलते हैं लोरो। तो यहां देखिए मैंने चार्ट बना दिया आपको नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट का। नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट का। इसका मतलब यह है कि अगर
एसबीआई किसी दूसरी कंट्री के बैंक को बोलता है कि आवर अकाउंट विद यू, इसका मतलब उस कंट्री में जो अकाउंट खुला हुआ उस अकाउंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं नॉस्ट्रो अकाउंट में करेंसी किस फॉर्म में होती है, तो आप बोलेंगे फॉरेन करेंसी में। वॉस्ट्रो अकाउंट में करेंसी इंडियन करेंसी यानी होम करेंसी, और लोरो अकाउंट में जिस कंट्री में वो बैंक है वहां की कंट्री करेंसी होती है। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है जब एक बैंक को दूसरे बैंक को पेमेंट करना है। मान लिया स्टेट बैंक ने अमेरिका में कुछ पेमेंट करनी है, वो कुछ पेमेंट मंगानी है, तो वो क्या कहेगा, सिटी बैंक से क्या कहेगा कि आप मेरे नॉस्ट्रो अकाउंट में डाल दो। अगर उसे इंडिया में मंगानी है तो वो बोलेगा कि अपने वॉस्ट्रो में डाल दो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पूछिए। सर ये फॉरेन के नाम से होते हैं? एसबीआई का इंडिया और सिटी बैंक सॉरी यूएसबी एसबीआई, तो उसको नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं क्या सर? फिर से बोलना। इंडिया में एसबीआई अकाउंट है और यूएस में भी एसबीआई का अकाउंट है, तो उसको नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। हाँ, यूएस में इंडियन बैंक का अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट, इंडिया के किसी भी बैंक का अकाउंट फॉरेन के किसी भी बैंक में खुला हुआ है, फॉरेन में खुला हुआ है, सेम बैंक ना सर? फॉरेन में सेम बैंक अकाउंट अदर कंट्री में है, उसको नॉस्ट्रो बोलते हैं। उसको नॉस्ट्रो बोलते हैं। ओके, यही कंसेप्ट। और दूसरे बैंक का अकाउंट आपके वहां खुला हुआ है उसे वॉस्ट्रो बोलते हैं। सर नॉस्ट्रो वोस्ट्रो समझ में आ गया, लोरो समझा दो एक बार। लोरो नहीं समझ में आया कि स्टेट बैंक कह रहा है सिटी बैंक से कह रहा है कि आपका जो अकाउंट ऑस्ट्रेलिया में खुला हुआ वहां पैसा पहुंचा दो। मीन्स थर्ड कंट्री में पहुंचाना है पैसा। सर फिर से लोरो अकाउंट में से रिपीट करिए ना। पूरा चार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा था। क्या चीज? ये चार्ट सर एक अकाउंट सर फिर से रिपीट करिए ना। लोरो ना सर, इसका मतलब है कि एसबीआई का अकाउंट यूएसए में खुला है और वो जो ऑस्ट्रेलिया में उसका अकाउंट नहीं खुला है, लेकिन वो सिटी बैंक थ्रू सिटी बैंक उसको पैसा ट्रांसफर कर गया। यही हाँ, ऐसा मान लीजिए। मीन्स कहने का मतलब है कि एसबीआई को पैसा ऑस्ट्रेलिया के इस बैंक में देना है, ठीक है, और देना सिटी बैंक को है। हाँ, देना सिटी बैंक को है। सिटी बैंक तो को सिटी है, बैंक से ऑस्ट्रेलिया में बोलेगा देना है कि जो आपका अकाउंट ऑस्ट्रेलिया में खुला हुआ वहां पैसा डलवा दो। एक बार दोबारा बोलना सर, दोबारा बोलना। एसबीआई को सिटी बैंक को पैसा देना है। सिटी बैंक यूएसए से बोलेगा कि आप मुझे $10,000 ऑस्ट्रेलिया में जो आपका अकाउंट है वहां पहुंचा दो। अगर कोई बैंक का ब्रांच आउट ऑफ इंडिया नहीं है तो वो किसी और बैंक से ट्रांजेक्शन करा सकते हैं ना सर? हाँ, ये जो अभी आपने बात बोली, इस टॉपिक का नाम है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। मींस आपका वहां पे अकाउंट नहीं है तब भी आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं। मींस आपका जिससे टाई अप है ना, जिनसे आपका टाई अप है, उन टाई अप वाले बैंकों से आप ट्रीट कर रहे हैं। लोरो अकाउंट में ये बेस्ट फैसिलिटी होती है, 3 कंट्री शामिल होती हैं। पहली बात, लोरो अकाउंट में 3 कंट्री शामिल होती हैं। आपको जिनको बोलना है वो कहीं और बैठे हैं, लेकिन आपको पैसा उन्हीं से चाहिए, कहीं और चाहिए। देयर अकाउंट विद देम, ठीक है। ये सर तो सिटी बैंक में डलवा रहे हैं ना पैसा, तो उसका हमारे पास कैसे आया पैसा, यही चीज समझ नहीं आ रही। लोरो अकाउंट में सिटी बैंक ने अपने अकाउंट पे, जो ऑस्ट्रेलिया में सिटी बैंक है वहां पे अकाउंट में पैसा डलवाया, तो वो मेरे पास कहाँ से है? एसबीआई के पास तो आया आपके नहीं, पास सिटी नहीं बैंक के है, पास ही आपको उसका चेक दे दिया उसने वहां से। मतलब कहने का मतलब है कि जब एसबीआई को ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट करना है ना, एसबीआई को ऑस्ट्रेलिया में सिटी बैंक उसको अपने बैंक का चेक दे देगा। तब मेरे अकाउंट तो वहां पे है ही नहीं, तो वो क्लियर कैसे होगा? ऑस्ट्रेलिया में तो मेरा अकाउंट है ही नहीं है।
एसबीआई का अकाउंट तो है ही नहीं है यहाँ पे, अच्छा आपका सर क्वेश्चन लाइक ये है सर लाइक कैसे सिटी क्लियर कैसे एनआरई होगा? हाँ, अगर मेरे अकाउंट होते हो तो फिर वो मेरे अकाउंट में नहीं डलवा देता, फिर वो सिटी बैंक में क्यों डलवा रहा है? मेरे को मतलब ये लोरो अकाउंट का सच में समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो हाँ मैं बताऊं, सिटी बैंक ऐसा में हो सकता है, एक अकाउंट डीबी ठीक है, करके चेक देंगे ना। ऐसा हो सकता है कि जो पार्टी है, एसबीआई वाली जो पार्टी है, एसबीआई वाली पार्टी को जब ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट होना है तो एसबीआई ने सिटी बैंक वाला चेक पकड़ा दिया उसको। एसबीआई ने उस पार्टी को एक चेक भेजा जो कि इशू किया है सिटी बैंक ने, यूएसए ने, और उसका पेमेंट होना है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उस चेक का पेमेंट जो इशू किया है वो स्टेट बैंक ने कहा। स्टेट बैंक ने कहा हम आपको सिटी बैंक यूएसए का चेक दे रहे हैं जिसका पेमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। आपको आपके ये जो बुक है इसमें नॉस्टो अकाउंट कहाँ पर है, कोई बताएं तो जरा। सर समझ में आ गया मुझे। यानी कि अगर एसबीआई ने ऑस्ट्रेलिया में किसी को पेमेंट करनी है तो वो ये बोलेगा भैया मैं तेरे अकाउंट में सिटी बैंक में पैसा डलवा देता हूँ, तू वहां से उसको चेक दे दे, यही बोलना चाह रहा है ना? हाँ यही तो है सर पेज नंबर 47। भाई मैं तेरा जो या मेरे पास जो तेरा सिटी बैंक का अकाउंट है मैं उसमें पैसा डलवा देता हूँ, आप वहां से चेक दे दो उसको। चलो ये मिल गया मेरे को। इसमें सेकंड नंबर यूनिट पे 47 पे मैं इसकी लाइन पढ़ रहा हूँ, जरा सुनने की कोशिश करिएगा। इट रेफर्स टू द अकाउंट ऑफ अदर बैंक, देयर अकाउंट विद देम, जो मैंने लिखा हुआ ना, देयर अकाउंट विद देम। फॉर एग्जांपल सिटी बैंक रेफरिंग टू रुपी अकाउंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक विद एसबीआई मुंबई। 3 लोग आ गए, तो यहाँ पे सिटी बैंक रेफर कर रहा है, यहाँ पे हम किससे रेफर करा रहे हैं ये बात? एसबीआई से। एसबीआई रेफर कर रहा है टू रुपी अकाउंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक विद एसबीआई मुंबई। एसबीआई ये कह रहा है कि जो सिटी बैंक का डॉलर अकाउंट है जो कि एएनजेड ग्रीनलेज बैंक ऑस्ट्रेलिया में खुला हुआ है, और सम अदर बैंक रेफरिंग टू द यूएसडी अकाउंट ऑफ एसबीआई मुंबई विद सिटी बैंक न्यूयॉर्क। Loro is an Italian word which literally means there. Hence Loro account means third party account. इसका फायदा तभी होगा जब एसबीआई का वहां पे अकाउंट नहीं होगा, सिर्फ तभी फायदा होगा इसका। हाँ तो अगर एसबीआई का वहां पे अकाउंट होगा तो इसकी जरूरत फिर तो सीधे डलवा देगा, फिर तो सीधे डलवा देगा वो सीधे। और ये जो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग है ये तब खोले जाते हैं जब आपकी वहां पर प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं होती है, आप किसी से हेल्प ले रहे हैं वहां पे। जब आप किसी से हेल्प लेते हैं तब ऐसा करते हैं। आगे सर समझ में आ गया, अभी आ गया समझ। चलो अच्छा एक चीज और, ये जो तीनों वर्ड हैं इनकी कोई मीनिंग नहीं है, ये लैटिन वर्ड है, इटालियन वर्ड है। तीनों वर्ड कैसे हैं? लोरो, नोस्टो, वोस्टो। और एक क्वेश्चन ये आता है इसमें कि नोस्टो अकाउंट वो होते हैं जिसमें बैलेंस किस में होता है? फॉरेन करेंसी में। वोस्टो अकाउंट वो होते हैं जिसमें आपकी होम करेंसी में होता है। और जो नोस्ट्रो अकाउंट होता है उसी का एक मिरर अकाउंट भी होता है। कौन सा अकाउंट होता है? मिरर अकाउंट। और मिरर अकाउंट क्या होता है? जो बैंक जैसे एसबीआई है, एसबीआई अपने वहां मिरर अकाउंट खोल के रखेगा और वो ऐसा करेगा जो भी नोस्ट्रो में एंट्री हो रही है उसकी डुप्लीकेट एंट्री अपने वहां मारता रहता है। बिल्कुल ऐसे जैसे व्यापारी आपके पास आता है अपना अकाउंट को रिकंसाइल करने, जैसे ट्रेडर होता है जो अपना अकाउंट को रिकंसाइल करने आपके पास आता है, ठीक उसी तरह से। ठीक है, ठीक हो गया ना? सर मिरर अकाउंट को दोबारा से बताना, क्या कह रहे हैं मिरर अकाउंट में? मिरर अकाउंट ऐसा होता है जैसे मान लिया आपने सिटी बैंक को कहा कि भैया मेरे अकाउंट में $10,000 डाल दो, तो आप उसकी एंट्री अपने वहां कर लेते हैं और जब फाइनल स्टेटमेंट आता है तो आपसे टैली करते हैं कि मैंने उसको बोला था 10,000 डालने को, उसने डाले या नहीं डाले। एक तरह से बैलेंसिंग अकाउंट या रिकंसिलेशन अकाउंट है। हालांकि आजकल इन मिरर अकाउंट की रेलिवेंसी कम हो गई है। रीजन क्या है कि आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग होती है, उसने डाले या नहीं डाले स्टेटमेंट निकाल लेगा वो, सबके स्टेटमेंट निकाल लेगा। ठीक है, तो पहले इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, अब तो ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, इमीडिएटली आपको मैसेज आता है कि पैसा जमा हो गया, इस सब तरह की बातें। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हमने जो है आज
ये जो टॉपिक कवर किया है अकाउंट्स का, जेआईबी वालों का इतने में से आ जाएगा। सीआईबी वालों के लिए इसकी 1-2 क्लास और होंगी जिसमें ये सारे चीजें थ्योरी के हिसाब से कन्वर्ट की जाएंगी। थ्योरी के हिसाब से इसको रिकंसाइल करके मैच करा करके आपको वो किया जाएगा। ठीक है।